नमस्कार साथियों, टेस्ट वाला एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम पेपर 3 की यूनिट 10 के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले भूगर्भशास्त्र की परिभाषा से। तो ग्रोथ सिंगर व जॉर्डन के अनुसार पृथ्वी की संरचना इतिहास लक्षण का अध्ययन ही क्या कहलाता है? भूगर्भशास्त्र कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन जो इससे बन सकता है वो भूगर्भशास्त्र के महत्व से बन सकता है कि भाई भूगर्भशास्त्र जो हम पढ़ रहे हैं इसका महत्व क्या है। तो इसका महत्व हम देखते हैं आपदा प्रबंधन में महत्व है। आपदा प्रबंधन में हम क्या सीखते हैं भूगर्भशास्त्र से कि भूस्खलन के बारे में, जैसे पृथ्वी के बारे में अगर हमें पता चल जाएगा तो भूस्खलन की संभावना कहाँ कहाँ पर है, बाढ़ की संभावना कहाँ कहाँ पर है, हिमस्खलन की संभावना कहाँ कहाँ पर है, ऐसे क्षेत्रों की हम पहचान कर पाएंगे। इसके बाद जल संसाधन अन्वेषण संरक्षण एवं उपयोगिता, अर्थात जल संसाधन की कहाँ पर उपलब्धता है उसके बारे में अन्वेषण करेंगे, उसका संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है तथा उसकी उपयोगिता यानी कि उसका उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं ऊर्जा संसाधन। तो ऊर्जा संसाधन के क्षेत्र में जैसे कि हम ऐसे क्षेत्रों का पता लगाने के लिए कि कहाँ पर ऊर्जा के संसाधन यानी कि पेट्रोलियम संसाधन, कोयला आदि खनन क्षेत्र मौजूद हैं। परियोजना के निर्माण में कोई भी परियोजना जब प्रारंभ होती है तो वहाँ की भौगोलिक स्थिति कैसी है इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। यह जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो यह जानकारी भी हमें जियोलॉजी से प्राप्त होती है। तो कोई भी परियोजना जैसे कि बांध, पुल निर्माण आदि की संभाव्यता क्या है, वहाँ पर क्या बांध वहाँ पर बनाया जा सकता है या नहीं, तो इसके बारे में हमें जब हम जियोलॉजी का अध्ययन करेंगे, वहाँ की मृदा, वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति, वहाँ की चट्टान आदि का विश्लेषण करेंगे, उसके उपरांत ही हम परियोजनाओं पर कार्य कर सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन, कई सारे खनिज, कई सारे रत्न, कई सारी धातुएं कहाँ पर मौजूद है, इस स्थिति के बारे में भी हमें कहाँ से ज्ञात होता है? जियोलॉजी के माध्यम से ही हमें यह ज्ञात हो पाता है। अगला कृषि विकास के क्षेत्र में। तो कृषि विकास के क्षेत्र में कि वहाँ पर मृदा कैसी है, कौन सी फसल उत्पादित हो सकती है, किस फसल की संभावना है। ठीक, तो ये मृदा की संरचना कैसी है, उपजाऊ है या अनुपजाऊ मृदा है, ये संभावना हमें कहाँ से पता चलती है? ये कृषि के विकास से। इसके बाद आता है रोजगार अवसर और सृजन, अर्थात जब हमें खनन के बारे में पता चलेगा, पेट्रोलियम के बारे में पता चलेगा तो निश्चित ही वहाँ पर प्लांट लगाए जाएंगे तो रोजगार उत्पन्न होंगे। तो इस प्रकार रोजगार के क्षेत्र में भी हम इसकी महत्ता को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पृथ्वी उत्पत्ति की परिकल्पनाएं। तो सबसे पहले हम उत्पत्ति की परिकल्पनाओं को देखते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति की भाई परिकल्पनाएं कौन कौन सी हैं। उसके बाद जो महत्वपूर्ण है वो मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। तो सबसे पहले परिकल्पनाएं देखते हैं, अद्वैतवादी और द्वैतवादी परिकल्पना। ठीक है, अब अद्वैतवादी परिकल्पना जब आती है तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यह एकल तारे से संबंधित है, यानी जो पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत है वो एक तारे के ऊपर निर्भर है। इस संकल्पना के अंतर्गत कई सारी परिकल्पनाएं हैं, जैसे कि पुच्छल तारा परिकल्पना। पुच्छल तारा परिकल्पना में एक पुच्छल तारे से पृथ्वी की उत्पत्ति मानी गई है। पुच्छल तारा सूर्य से टकराया जिसके कारण पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। एक गैसियस थ्योरी है, अर्थात गैसियस थ्योरी में हम क्या देखते हैं? गैसियस थ्योरी में कई सारी गैसों के अणु हैं, वह एकत्रित हुए, संघनन हुआ, उसके उपरांत पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। एक निहारिका परिकल्पना है। निहारिका परिकल्पना में हम देखते हैं कि निहारिका थी जो घूम रही थी और घूमते घूमते वह छोटी होती जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसमें विस्फोट होता है। विस्फोट के बाद उसके कण निकलते हैं और ऐसे वो ठंडे होने के उपरांत ग्रहों की उत्पत्ति होती है। तो ये निहारिका परिकल्पना आपकी। अगली आती है आपकी द्वैतवादी परिकल्पनाएं, संकल्पनाएं। द्वैतवादी संकल्पना में हम क्या देखते हैं कि इसमें दो तारों के माध्यम से ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। इस संकल्पना का अन्य नाम प्रलयवादी संकल्पना भी है। तो इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण परिकल्पनाएं हैं वो है, एक तो ग्रहाणु परिकल्पना, ज्वारीय परिकल्पना तथा नवतारा परिकल्पना। तो द्वैतवादी परिकल्पना अगर आ जाता है तो द्वैतवादी में हम दो तारों के उपयोग को दर्शाएंगे, यानी कि पृथ्वी की या ग्रहों की उत्पत्ति दो तारों के माध्यम से हुई है। सबसे पहले जैसे कि हम देखते हैं ग्रहाणु परिकल्पना।
तो ग्रहाणु परिकल्पना में हम क्या देखते हैं कि सूर्य है, सूर्य के पास से एक तारा गुजरता है, दोनों में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कुछ जो पदार्थ हैं वह पदार्थ बिखर जाते हैं, बिखर कर ठंडे होने के उपरांत ग्रहों की उत्पत्ति होती है। ठीक इसी प्रकार ज्वारीय परिकल्पना है। ज्वारीय परिकल्पना में भी एक तारा सूर्य के पास से निकलता है, तो सूर्य में से एक फिलामेंट के रूप में पदार्थ निकलता है, और जब वह, जैसे कि यह सूर्य है, सूर्य के पास से ये तारा निकला, सूर्य से ये फिलामेंट के रूप में पदार्थ निकल रहा है, और जब वह तारा निकल जाता है तो ये पदार्थ अलग हो जाता है, बिखर जाता है और ग्रहों का निर्माण हो जाता है। तो ग्रहाणु परिकल्पना तथा ज्वारीय परिकल्पना लगभग सेम है। इसके बाद आती है आपकी नवतारा परिकल्पना। तो नवतारा परिकल्पना में हम क्या देखते हैं कि सूर्य है एक, और एक है सुपरनोवा। सुपरनोवा में विस्फोट होता है, विस्फोट के बाद जो उसके पदार्थ होते हैं वो सूर्य के आसपास बिखर जाते हैं, और ठंडे होने के उपरांत उससे ग्रह बनने लगते हैं। तो आपकी ये दोनों संकल्पनाएं यहाँ पर कंप्लीट होती हैं, अद्वैतवादी और द्वैतवादी। नेक्स्ट जो संकल्पना है वो है विकासवादी। विकासवादी परिकल्पना। विकासवादी परिकल्पना के अंतर्गत कुछ सिद्धांत आते हैं। एक तो बिग बैंग सिद्धांत है, दूसरा स्पीति सिद्धांत। तो बिग बैंग सिद्धांत को हम देखते हैं। सबसे पहले इसके प्रतिपादक जॉर्ज लेमेंटर। ठीक, इनका मानना था कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है वो 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई है। ठीक, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह सापेक्षतावादी सिद्धांत पर आधारित है। सिद्धांत क्या कहता है? तो वही सिद्धांत कहता है कि एक अग्निपिंड था, अग्निपिंड जो कि सूक्ष्म था, जिसका तापमान व घनत्व बहुत अधिक था। ठीक, उस अग्निपिंड में विस्फोट होता है, विस्फोट से जो पदार्थ होते हैं वह बिखर जाते हैं, वह पदार्थ बिखरने के उपरांत फिर से एकत्रण होते हैं, और एकत्रित होने के उपरांत आकाशगंगा का निर्माण होता है। आकाशगंगा में पुनः विस्फोट होता है, पुनः विस्फोट होने के बाद पदार्थ एकत्रित होते हैं। यहाँ ब्लैक मैटर की बात की गई है। ब्लैक मैटर जो एकत्रित होता है उससे फिर तारे का निर्माण होता है। तारा जब निर्माण हो जाता है तो उसमें पुनः विस्फोट होता है। विस्फोट होने के उपरांत जो पदार्थ होते हैं वह पुनः एकत्रित होते हैं, और ग्रहों का ऐसे निर्माण हो जाता है। ठीक, तो यह आपका बिग बैंग सिद्धांत कंप्लीट होता है। एक आपका अन्य सिद्धांत स्पीति सिद्धांत ही है, जो बिग बैंग के लगभग समान ही है। इस परिकल्पना को, इस सिद्धांत को एलन गुथ ने दिया था, एलन गुथ। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो भी संकल्पनाएं, परिकल्पनाएं हैं वह कंप्लीट होती हैं। 5 मार्कर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर 11 मार्कर में आएगा तो यह पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित संकल्पना के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें आप द्वैतवादी, अद्वैतवादी और विकासवादी तीनों लिखेंगे। और अगर कोई एक वैसे संभावना है बिग बैंग सिद्धांत के बारे में पूछा जाए तो आप उसमें ये जो पॉइंट मैंने बताए हैं वो आप लिख देंगे। अगला जो आपका टॉपिक है पृथ्वी की आयु। तो इतना यह इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा कि पृथ्वी की आयु की गणना किन सिद्धांतों के आधार पर की गई है। तो 2 विधियों से पृथ्वी की आयु की गणना की गई है। एक विधि सापेक्ष विधि, जिसे भूवैज्ञानिक विधि भी कहते हैं, तथा दूसरी है निरपेक्ष विधि, जिसे हम रेडियो सक्रिय विधि भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम सापेक्ष विधि में देखते हैं किस प्रकार होती है। जो हिमनदीय वार्प होते हैं, हिमनदीय वार्प से आता है हिमनद, तथा नदियों के मिलने से जो पदार्थ उत्पन्न होते हैं उनको हम हिमनदीय वार्प कहते हैं। जो वृक्षों के वलय हैं उनके द्वारा, तथा जो जीवाश्मीय प्रमाण हमें मिल रहे हैं उनके माध्यम से हम पृथ्वी की आयु की गणना करते हैं। अगला जो निरपेक्ष विधि है, निरपेक्ष विधि में हम रेडियो सक्रिय पदार्थों के माध्यम से पृथ्वी की आयु की गणना करते हैं। इसमें जो विधियां आती हैं उन्हें हम देख लेते हैं। जैसे थोरियम सीसा विधि, मतलब कि थोरियम कितने समय बाद सीसा में परिवर्तित हो जाएगा। यूरेनियम सीसा विधि, पोटेशियम आर्गन विधि, रूबिडियम स्ट्रोंसियम विधि, और रेडियो कार्बन विधि, जिसमें C14 का प्रयोग किया जाता है। रेडियो कार्बन 3 मार्कर में भी पूछा जा सकता है। तो रेडियो कार्बन विधि में हम देखेंगे कि ब्लैड लिबी के द्वारा इस विधि की खोज की गई थी। C14 का प्रयोग होता है। अर्ध आयु 5730 वर्ष होती है। यह जैविक पदार्थों हेतु ही उपयोग की जा सकती है। ठीक, अन्य विधियां अगर कुछ आ जाती हैं तो शीतलन दर विधि, मतलब पृथ्वी के ठंडे होने की दर, अवसाद निक्षेपण विधि और महासागर की लवणता विधि, ये इसमें शामिल होती हैं।
नेक्स्ट जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है तथा इसकी पूछे जाने की संभावना सर्वाधिक है। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में 3 परतें हम देखते हैं, जो पहली क्रस्ट यानी कि भूपर्पटी, दूसरी मेंटल तथा तीसरी कोर यानी क्रोट। ठीक, तो सबसे पहले क्रस्ट के बारे में हम देखते हैं। क्रस्ट कहाँ तक पाई जाती है? 30 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक भूपर्पटी पाई जाती है। पृथ्वी की कुल आयतन का आधे से 1% भूपर्पटी के रूप में पाया जाता है। इसमें 3 परतें मुख्यतः पाई जाती हैं, जिसको हम अपसादी परत कहते हैं, ग्रेनाइटिक परत कहते हैं तथा बेसाल्टिक परत कहते हैं। इसका घनत्व 2.8 से 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्रस्ट भी 2 भागों में डिवाइड होती है, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। तो जो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में जो असंबद्धता पाई जाती है उसको हम कहते हैं कोनरोड असंबद्धता। ठीक, इसका जो अन्य नाम है वो है सियाल, यानी कि इसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की प्रधानता पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं मेंटल। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मेंटल तथा क्रस्ट के बीच में जो असंबद्धता पाई जाती है उसको हम कहते हैं मोह असंबद्धता या मोहसेबिक असंबद्धता। अब मेंटल में भी या ऊपरी मेंटल तथा निचली क्रस्ट के बीच में यह असंबद्धता पाई जाएगी। कितने किलोमीटर तक मेंटल रहता है आपका? 2900 किलोमीटर तक। बेसाल्ट चट्टानों का बना होता है या बेसाल्ट चट्टानों की प्रधानता होती है। 3.5 से 5.5 इसका घनत्व होता है। 83% भाग मेंटल होता है पृथ्वी का। ठीक, अब ऊपरी मेंटल तथा निचली मेंटल के बीच में रेप्टी असंबद्धता पाई जाती है। इसका अन्य नाम है सीमा, यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम। नेक्स्ट जो आपका आता है कोर, यानी कि पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग। तो इसमें भी हम देखेंगे कि कोर तथा मेंटल के बीच में गुटेनबर्ग असंबद्धता पाई जाती है। कितने किलोमीटर की गहराई पर यह रहता है? 6371 किलोमीटर की गहराई पर। 16% भाग किससे बना होता है? कोर से बना होता है। 10 से 13 इसका घनत्व हो गया। ऊपरी कोर तथा निचले कोर के मध्य में लेमेन असंबद्धता पाई जाती है तथा इसका अन्य नाम है नीफे, अर्थात निकेल और लोहा फेरस। ठीक, तो ये आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना कंप्लीट होता है। अब हम इसमें एक छोटा सा डायग्राम भी बनाएंगे। जैसे कि इसमें हमने क्रस्ट दिखा दिया कि 0 से 30 किलोमीटर तक। ठीक है, और दोनों के बीच में कोरोड असंबद्धता, फिर मोहो क्रोड और मेंटल के बीच में, फिर मेंटल और मेंटल के बीच में रेप्टी असंबद्धता, और मेंटल और कोर के बीच में गुटेनबर्ग, और कोर के बीच में लेमेन असंबद्धता। ये इनकी गहराई हो गई कि 2900 किलोमीटर तक आपका मेंटल हो गया। उसके बाद कोर जो होता है बाहकोर 5150 किलोमीटर तक, और जो पहले बताया था 6371 किलोमीटर तक आंतरिक कोर। इस प्रकार आपकी पृथ्वी की आंतरिक संरचना, अगर क्वेश्चन आता है तो आप इस ये छोटा सा एक डायग्राम बनाएंगे और इन सबको पुट कर देंगे वहाँ पर। असंबद्धताओं के लिए मैंने एक ट्रिक लिखी हुई है यहाँ पर, कौन मोरे गुटले। तो आप इसके माध्यम से इन असंबद्धताओं को याद रख सकते हैं, कौन मोरे गुटले। एक डायग्राम यहाँ पर भी मैंने दिया हुआ है, तो आप इसको एक बार देख सकते हैं। तो इस प्रकार आज का ये लेक्चर समाप्त होता है यहाँ पर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक कीजिएगा तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।